हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरएम एचएसडी पॉइंट में। आज हम साइंस क्लास 9th जो भी चैप्टर है इसमें है, टोटल 4 चैप्टर बचे हुए थे, तो उसका जो है यहाँ पर हमने पूरे के पूरे जितने भी चैप्टर फिजिक्स का बचा था साइंस में, उसका यहाँ पर आपको क्वेश्चन लेकर हम आए हैं। ठीक है, तो पूरा क्वेश्चन यहाँ पर सभी मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए। पहला गति है, पहला गति में देखेंगे और हमने यहाँ पर गति और ध्वनि, क्रिया, ऊर्जा, ये सारे क्वेश्चन जो हैं यहाँ पर, और गुरुत्वाकर्षण का चैप्टर बचा था, ये सारे 4 चैप्टर जो हैं यहाँ पर मिलेंगे। पहला क्वेश्चन देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है कि यदि 2 राशियों का परस्पर ग्राफ सरल हो तो दोनों राशियाँ क्या होंगी? तो अनुक्रमानुपाती होती है। उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में कौन सा समूह सदिश राशि का समूह है? तो वेग, त्वरण, बल। देखिए ब जहाँ मिल जाए वो समझिए बल, मतलब जो ब मिल जाए ना वो समझिए सदिश राशि है, और जहाँ ब ना मिले जैसे कार्य हो गया, ऊर्जा हो गया, चाल हो गया, ये सब में ब नहीं है तो ये क्या हो जाएगा? अदिश राशि है। ये एक अथी बता दिए, क्या बोलते हैं, ट्रिक। चलिए यहाँ पर देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक गति करते हुए सभी पिंडों क्या होते हैं? तो सभी पिंडों पर बल क्या होता है? बराबर होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें जो है ख नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर क्वेश्चन है, एक समान वृत्तीय गति में क्या होता है? तो चाल अचर और वेग चर होता है। इसका उत्तर हो जाएगा एक का नंबर। अगला क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी के समय अनुक्रमानुपाती होता है तो यह कहा जाता है कि वस्तु क्या होता है? तो वस्तु में वेग एक समान होता है। वेग क्या होता है? एक समान होता है। का नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन अदिश राशि है? देखिए ब है ना, ये इसमें जो है, और दूरी में है नहीं है, तो ये दूरी क्या हो जाएगा? अदिश राशि है। त्वरण में देखिए, त्वरण वो है और वो है, और ब भी होता है, बल होता है ना, इसे ये भी क्या है? सदिश राशि है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा सदिश है? तो यहाँ पर देखिए आ गया विस्थापन, क्या हो गया? सदिश है। कार्य, चाल और ताप, ये सभी के सभी नहीं है, सदिश राशि अदिश है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगर कोई मीटर त्वरण रहित, मतलब कि जिसमें त्वरण नहीं है, चाल से चलती है तो वेग क्या हो जाएगा? तो समरूप रहेगा। अगला क्वेश्चन कि अगर कोई मोटर गाड़ी मंदन मतलब धीमा के साथ चलता है तो वेग क्या हो जाएगा? तो उसका घटेगा। जैसे धीमा होगा तो वेग उसका घटता जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अगर कोई ट्रेन त्वरण के साथ चलती है तो उसका वेग क्या होगा? अगर त्वरण के साथ चल रहा है तो वेग क्या होगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि वित्तीय गति क्या होता है? तो वित्तीय गति जो होती है वो गति की दिशा लगातार बदलती है। ख नंबर उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन कि चाल समय ग्राफ के नीचे क्षेत्रफल मात्रा में निरूपित किया जाता है तो एम से इसको निरूपित करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अचल चाल से गतिशील वस्तु का दूरी समय ग्राफ क्या होता है? तो ये सरल रेखा। ख नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि सदिश का परिणाम कभी भी नहीं होता है, तो क्या होता है? ऋणात्मक कभी भी नहीं होता है। अगला है विस्थापन की दर क्या होती है? विस्थापन की दर त्वरण है। ग नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सदिश में कौन सदिश, इसमें देखेंगे कौन सा सदिश नहीं है। देखेंगे ब सदिश है, ये विस्थापन सदिश है, और भार भी क्या होता है? सदिश होता है। चाल इसमें क्या है? सदिश नहीं है। यहाँ पर देखिएगा अब 17 नंबर क्वेश्चन कि वेग का मान बदलने की दर को क्या कहते हैं? तो उसको अस्पर्रेखीय त्वरण कहते हैं। रेखीय त्वरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि वेग है समय के साथ तो विस्थापन की दर। अगला क्वेश्चन देखेंगे विस्थापन और तय की गई दूरी समान होता है तो सरल रेखीय गति में क्या होता है? ये समान होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि वक्र पक्ष वक्र पथ पर होगा। वक्र पथ पर चलते हुए वक्र पथ पर चलते हुए करने द्वारा समान समयानंतराल में
समान दूरी तय की जाती है तो कर्ण क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा कर्ण एक समान चाल की दूरी होगी। क्या होगा? एक समान चाल होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि औसत वेग औसत चाल समान होता है तो सरल रेखा में ये होता है सरल रेखा में। अगला क्वेश्चन है कि समान वृत्तीय गति में त्वरण होता है तो क्या होता है? तो वेग के लंबवत होता है। का नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि असमान वित्तीय गति में त्वरण होता है तो इसमें त्वरण कैसा होगा? तो इसमें इनमें से कोई भी सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि एक समान एक समान त्वरित गति में कण का गतिपथ हो सकता है तो क्या होगा? तो सरल रेखीय और परावलय भी होता है, दोनों होता है। अगला क्वेश्चन 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही कार 1 सेकंड में कितना दूरी तय करेगा? तो 1 सेकंड जानते ही 1 सेकंड तो 1 सेकंड हो गया और 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 घंटा में कितना मिनट? तो 60 मिनट। टोटल मिनट में हम करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो ये 10 मिनट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि यहाँ पर बल का विस्थापन दोनों सदिश है तो कार्य जो बल एवं विस्थापन का गुणनफल है तो क्या हो जाएगा? अदिश हो जाएगा। का नंबर उत्तर होगा। देखिए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखेंगे उससे पहले जो है आपको यहाँ पर सॉल्व कर दें। ऐसे हम आपको बताकर चले गए लेकिन आपको पता होगा कि 36 किलोमीटर जो होता है 36 किलोमीटर 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है? मीटर में अगर निकालेंगे तो 1000 मीटर होता है, ये तो आप जानते ही हैं 1000 मीटर होता है। अगर 36 किलोमीटर है तो 36,000 मीटर हो जाएगा, 36,000 मीटर हो जाएगा और 1 घंटा में कितना सेकंड होता है? तो 36वाँ सेकंड होता है। अब आप उसको काट दीजिए तो क्या हो जाएगा? 10 बार में कट जाएगा ना? इसीलिए हमने 10 कह दिया। आप ये सब जानते हैं इसीलिए हम छोड़ के चले गए। लेकिन फिर लौट के आए तो आपको हम बता भी दिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन है कि ओडोमीटर मापता है तो किसको मापता है? तो दूरी को मापता है। आप गाड़ी चढ़ते हैं ना तो उसी में लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किसी समय अंतराल में विस्थापन का परिणाम उस समय अंतराल का क्या होता है? तय की तय की दूरी से कम हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि वेग का मात्रक निम्नलिखित में कौन? तो वेग का मात्रक होता है मीटर होता है ना? मीटर प्रति सेकंड। ख नंबर इसमें उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में पहचाने कि त्वरण का मात्रक कौन होता है? तो मीटर प्रति सेकंड त्वरण का मात्रक होता है। ख नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है? देखिए यहाँ पर आपको द्रव्यमान दिख रहा है, ये सदिश राशि नहीं, वह जो है ये बीच में आ रहा है और यहाँ पर देखेंगे शुरू में आ रहा है और ये जो है ऐसे त्वरण आएगा तो त्वरण क्या होता है? त्वरण भी सदिश ही राशि है। यहाँ पर आप देखेंगे तो विस्थापन क्या है? सदिश राशि है। आयतन, द्रव्यमान, ताप ये सभी के सभी क्या हैं? अदिश राशि हैं। हमने थोड़ा सूत्र में आपको याद रखना है सिर्फ जो ये ब और व दोनों आएगा तो ये क्या हो जाएगा? सदिश राशि हो जाएगा। जिसमें ये नहीं मिले और मिले भी जैसे कि एक अपवाद में है द्रव्यमान, द्रव्यमान में भी आ रहा है लेकिन द्रव्यमान में क्या हो जा रहा है? तो ये द्रव्यमान में अपवाद है आ रहा है वह आधा वह आ रहा है लेकिन यह अदिश राशि है, ठीक है? थोड़ा याद करने के लिए आप दिमाग लगा सकते हैं। आप देखेंगे इसमें जो है दूसरा अध्याय आपको मिलता है जो कि बल तथा गति के नियम के अनुसार पहला क्वेश्चन हम देखेंगे। ये क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है? और एनसीईआरटी के क्वेश्चन में हमने यहाँ पर आंसर नहीं दिए हैं लेकिन आपको हम बताते हुए आगे चलेंगे। जो और सब में सब कुछ में आंसर है लेकिन इसमें आंसर नहीं है। आंसर मतलब कि आंसर इसमें बगल में नहीं है। ऐसे तो आंसर आपको हम बताएँगे ही, आंसर बगल में सिर्फ नहीं है। देखिएगा पहला क्वेश्चन इसमें, पहला क्वेश्चन देखेंगे तो स्थिति में परिवर्तन एक गति है। इसका व्याख्यान निम्नलिखित में से किस और किन रूप या रूपों में की जा सकती है? तो ये आपको बताना है किस रूप में आप इसका व्याख्या करेंगे, ठीक है? उत्तर में आपका पहला ऑप्शन है कि तय की गई दूरी से, विस्थापन से या 1 या 2 दोनों से करेंगे। आपको यहाँ पर उत्तर बताने हैं या एक और ऑप्शन है इसमें है कि इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसमें देखेंगे तो उत्तर हो जाएगा दोनों। क्या हो जाएगा? दोनों हो जाएगा तय की गई दूरी से भी और विस्थापन से। आपको यहाँ पर ये समझना है कि स्थिति में परिवर्तन क्या है? एक गति है और इसकी व्याख्या कैसे
कैसे हम करते हैं, तो तय की गई दूरी या विस्थापन के रूप में की जा सकती है। और एक वस्तु की तय की गई दूरी जो होता है, एक वस्तु की गति का समान या असमान होना उस वस्तु के वेग पर निर्भर करता है, जो कि उसके क्या होते हैं, नियत होते हैं या बदल रहा होता है, ठीक है? और किसी वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? वस्तु का विस्थापन कहते हैं। दूरी बीच वाला जो होगा वो क्या होगा? विस्थापन होगा। इसलिए उत्तर इसका सी हो जाएगा। ये आप याद रखेंगे, क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि चाल और वेग के संदर्भ में आपको यहाँ पर बताना है कि कौन-सा विचार यहाँ पर आप करेंगे तो कौन-सा सही होगा। पहला देखेंगे, प्रति इकाई समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी उसकी चाल है, प्रति इकाई समय में हुआ विस्थापन उसका वेग है। अगर समय इकाई में हो रहा है तो ये विस्थापन हो जाएगा, विस्थापन का उसका वेग होता है। और प्रति इकाई समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी क्या होती है? उसकी चाल होती है, ठीक है? और प्रति इकाई समय में हुआ विस्थापन उसका वेग होता है। ये समझना है आपको। और दूसरा है कि वेग वस्तु की चाल के साथ-साथ उसकी दिशा को भी व्यक्त करता है। क्या करता है? वेग उसकी चाल भी होगी और उसकी दिशा को भी व्यक्त करेगा। और यहाँ पर तीसरा है कि चाल और वेग दोनों का मात्रक मीटर नहीं, ये गलत हो जाएगा। उत्तर में सिर्फ ए और बी जो है आपका सही होगा और तीसरा गलत होगा। यहाँ पर देखेंगे, चाल और वेग दोनों का मात्रक प्रति मीटर सेकंड ms 1 होता है, ये 2 दे दिया है, इसलिए गलत हो जाता है, ठीक है? ए और बी यहाँ पर दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा कि पहला देखेंगे, ऑप्शन पढ़ेंगे तब हम उत्तर इसमें बताएँगे। देखिए, पहला ऑप्शन है कि किसी वस्तु के वेग में प्रति इकाई समय में होने वाला परिवर्तन उसका त्वरण एक समान चाल से होता है। दूसरा है कि वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से गतिमान किसी वस्तु की गति उसकी एक समान वृत्तीय गति होती है। उपयुक्त में से कौन-सा सही है? तो इसमें दोनों के दोनों सही हैं, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर निम्नलिखित में कौन एक त्वरण का मात्रक है? अभी तुरंत हम करके आए हैं, तो आपको पता है कि त्वरण का मात्रक इसमें आपको बताना है। तो त्वरण के मात्रक में आता है ms जो है पावर माइनस में 2 आता है, ठीक है? तो ये ऐसे कह सकते हैं MYS स्क्वायर, ठीक है? को दर्शाते हैं, ऐसे भी इसको आप दर्शाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो अगर स्वतंत्र रूप से गिर रहा है तो क्या हो जाएगा? एक समान गति का उदाहरण हो जाएगा। ए नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। मतलब यदि एक वस्तु सरल रेखा में चलती है और उसका वेग जो है समान समयांतराल में समान रूप से घटता या बढ़ता रहता है, तो वस्तु के त्वरण को क्या कहते हैं? एक समान त्वरण कहा जाता है। और स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति एक समान त्वरण की गति को दर्शाता है, ये उसका उदाहरण होता है, ठीक है? अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे कि छठा नंबर, निम्नलिखित में कौन सा या से एक समान वित्तीय गति याक्य के उदाहरण हैं? तो यहाँ पर उत्तर आपको देखना है। तो चंद्रमा एवं पृथ्वी की गति, दूसरा है पृथ्वी के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में घूर्णन करता उपग्रह, और तीसरा है वृत्तीय पथ पर नियत चाल से चलता हुआ साइकिल सवार। दिए गए कोट में आपको बताना है कौन सही है, तो इसमें तीनों के तीनों कथन सही हैं, ठीक है? सभी सभी जो है क्या है? एक समान मतलब वित्तीय गति के उदाहरण दर्शा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है न्यूटन का मात्रक। अब देखिए, अब यहाँ से उत्तर आपको मिलता चला जाएगा। न्यूटन का मात्रक क्या होता है? बल होता है। ए नंबर उत्तर होगा। न्यूटन जो है, 1 न्यूटन किसके बराबर होते हैं? तो 1 न्यूटन 1 किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होते हैं। अगला है जड़त्व का गुण क्या होता है? जड़त्व का गुण होता है प्रत्येक वस्तु में होता है। जड़त्व का गुण प्रत्येक वस्तु में होता है। अगला है पहला जो है बल का नियम, जड़त्व के नियम से भी उसको आप जानते हैं। यहाँ पर 10वां है कि जब किसी वस्तु की गति त्वरित होती है तो क्या होता है? तो उस पर हमेशा कोई बल कार्य करता रहता है, मतलब आगे बढ़े मतलब बल काम कर रहा है। अगला क्वेश्चन है कि गति करने के लिए स्वतंत्र किसी वस्तु पर कोई बल लगाया गया, यदि बल परिणाम या वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात हो तो न्यूटन के दूसरे नियम की सहायता से हम क्या करेंगे? तो वस्तु का त्वरण ज्ञात कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है जब किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल लगता है तब वह बल की दिशा में त्वरित हो जाती है। इस प्रकार त्वरण जो है, उत्पन्न त्वरण वस्तु क्या करेगा? यहाँ पर उत्तर में देखेंगे तो
उस पे वस्तु पर लगने वाले बल क्या होंगे? समानुपाती होता है। ये नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि 2 वस्तु ए और बी द्रव्यमान क्रमशः 6 केजी और 34 केजी है, तो क्या हो जाएगा? तो इसमें एक का जड़त्व बी के जड़त्व से क्या होगा? अधिक होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण क्या होता है? बल के अनुक्रमानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन है कोई बल 10 ग्राम तो द्रव्यमान की वस्तु ए में 8 मीटर पर सेकंड का त्वरण उत्पन्न करता है, तो दूसरा बल 20 ग्राम द्रव्यमान की वस्तु में 5 ग्राम इसमें घट गया है, तो 5 मीटर पर सेकंड उत्पन्न करता है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए की अपेक्षा बी का क्या है? बी पर बड़ा बल लग रहा है। ए की अपेक्षा बी पर बड़ा जो है बल लग रहा है, क्योंकि इसमें 20 ग्राम ज़्यादा हो गया है। मतलब 10 से ज़्यादा 2 गुना हो गया है। यहाँ अगला देखेंगे जब वस्तु की गति में त्वरण रहता है तब क्या होता है? तो इसका वेग जो है हमेशा बढ़ते रहता है। हमने इसका डिस्कस पूरी अच्छी तरीके से किया है। यहाँ पर देखेंगे किसी पिंड पर एक बल कार्य करता है। अगर पिंड पर क्रियाशील बल और पिंड का द्रव्यमान ज्ञात हो तो न्यूटन की गति का दूसरा नियम मदद करता है पता लगाने में पिंड का क्या होता है? तो त्वरण होता है, त्वरण। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि एक क्रिया पिंड पर 1 न्यूटन का बल लग रहा है, तब पिंड क्या हो जाएगा? तो 1 मीटर पर सेकंड के त्वरण से चलेगा। अगला है गैलीलियो के प्रयोग से सिद्ध क्या होता है? तो ये होता है जड़त्व का। अगला देखेंगे यहाँ पर कि जड़त्व का गुण अधिक होता है कहाँ पे? तो भारी वस्तु पर। बी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ए और बी 2 वस्तुओं पर समान बल समान समय पर लगाया जाता है। ए की गति में बी की तुलना में अधिक देखा जाता है। जड़त्व अधिक है, तो क्या होगा? ए का जो है जड़त्व अधिक होगा। यहाँ पर देखेंगे जड़त्व का गुण क्या है? जड़त्व का गुण है तो ये गति के कारण होता है। ऐसे भी आप जानते हैं कि जड़त्व ही वह गुण है जिसके कारण वस्तु बिना दिशा बदले एक सरल रेखा में क्या होता है? समान वेग से चलता रहता है। और जड़त्व का माप जो है द्रव्यमान होता है। अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान अधिक है तो उस वस्तु की गति क्या होगा? गति का प्रतिरोध भी अधिक होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर चलेंगे कि बल परिवर्तित होता है, तो बल परिवर्तित होता है आपको गति के कारण से। अगला क्वेश्चन है कि संतुलित बल परिवर्तित होता है, तो ये भी आपको तो जो है आकृति में संतुलित बल परिवर्तित करता है, तो आकृति को क्या करता है? परिवर्तित ये कर देता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि न्यूटन के प्रथम गति नियम में होता है क्या होता है? बल की परिभाषा होती है। अगला क्वेश्चन है देखेंगे यहाँ पर कि न्यूटन के द्वितीय नियम में क्या होता है? तो बल के मापने की तरीके होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 2 समान जड़ता वाली वस्तुओं को देने पर जड़त्व हो जाएगा क्या हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि किसी m मतलब मास द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग है का संवेग होगा क्या? तो संवेग m गुणे v होता है। m गुणे v मतलब m v होता है। v बराबर संवेग बराबर। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसका संवेग क्या हो जाएगा? तो आधा हो जाएगा। ए नंबर उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की गेंद को मारने पर गेंद जो है जमीन पर लुढ़कती है। कुछ दूरी चलने के पश्चात गेंद रुक जाती है। गेंद रुकने के लिए धीमी होती है क्योंकि क्या होता है? तो गेंद पर गति की दिशा के विपरीत एक बल कार्य कर रहा है, इसी के कारण धीमा हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किसी पिंड पर एक बल कार्य करता है, यदि पिंड पर क्या होगा? तो त्वरण होगा। और यहाँ पर कार्य करता है यदि पिंड पर क्रियाशील बल और पिंड का द्रव्यमान ज्ञात हो, तो न्यूटन के गति का दूसरा नियम मदद करता है, तो पता लगाने में पिंड का क्या होता है? तो त्वरण होता है इसमें। अगला क्वेश्चन देखेंगे द्रव्यमान नीचे के संबंध में प्राप्त होता है, तो ये होता है बल या त्वरण होता है। अगला क्वेश्चन जिस गुण के कारण कोई पिंड अपने वीरान अवस्था में रहना चाहता है वो क्या होता है? जड़त्व होता है। उसी को आप जड़त्व कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे एक किलोग्राम भार कितने न्यूटन के बराबर होता है? तो 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। अगला रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट संवेग के सिद्धांत पर कार्य करता है, संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु का संवेग क्या होता है? तो द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है, द्रव्यमान और वेग दोनों पर। अगला क्वेश्चन है कि एक किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड में 1 मीटर
1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है तो बल क्या हो जाएगा? तो बल 1 किलोमीटर पर सेकंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका इंजन न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित होता है? तो रॉकेट का इंजन। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर दूसरा, यहाँ पर कार्य और ऊर्जा आएगा। अब कार्य और ऊर्जा का क्वेश्चन होगा कि ग्रहों की गति से संबंधित नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो केपलर के द्वारा किया गया था। ए नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जी का मान सबसे अधिक कहाँ पर होता है? तो पृथ्वी की सतह पर जी का मान सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि सार्वत्रिक गुरुत्वांक जी का मान क्या हो जाएगा? तो 6.67 गुने 10 पर पावर जो है 10 न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर हो जाएगा। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है कि 1 केजी वस्तु का भार कितना होता है? तो यहाँ पर आपको पता ही है 9.8 न्यूटन होता है। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर किस बल के कारण लगाता है? तो ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण लगाता है। ए नंबर उत्तर होगा। अगला है कि जी मतलब कि बड़ा जी और छोटा जी से में क्या संबंध होता है? तो G=G m/r² होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निर्वात में वस्तु का भार कितना होगा? तो 0 होगा। कितना होगा? 0 हो जाएगा, 0 न्यूटन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर के भार का कितना गुना होता है? 1/6 होता है। ये उत्तर आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है कि जी का मान अधिकतर कहाँ पर होता है? तो ध्रुव पर होता है। बी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान कितना होता है? तो 0 होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि किसी मीनार की चोटी से 1 केजी और 20 केजी का वस्तु 0 मीटर पर सेकेंड वेग के साथ गिराया जाता है। पृथ्वी पर सबसे पहले कौन गिरेगा? तो कौन टकराएगा? तो दोनों जो है एक साथ टकराएगा। दोनों क्या होगा? एक साथ टकराएगा। 1 केजी और 20 केजी दोनों। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी की त्रिज्या लगभग कितनी होती है? तो 6400 किलोमीटर होता है। अगला क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो ये न्यूटन के द्वारा दिया गया। ए नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर जी का मान क्या होता है? तो बढ़ता है। ए नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भू तुल्यकालिक उपग्रहों को पृथ्वी तल से कितना ऊंचाई पर छोड़ा जाता है? तो 36,000। सी नंबर उत्तर होगा। अगला है कि भू स्थित उपग्रह किस दिशा में पृथ्वी की ओर परिक्रमा करता है? तो पश्चिम से पूरब की ओर करता है। पश्चिम से पूरब की ओर। जैसे पृथ्वी करेगा उसी प्रकार करेगा। यहाँ पर देखेंगे कि पृथ्वी तल से ऊंचाई की ओर जाने पर जी का मान क्या होता है? जैसे ही ऊपर जाएंगे जी का मान क्या होगा? घटता चला जाएगा। बी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला है कि पृथ्वी की सतह से नीचे गहराए जाने पर जी का मान क्या होता है? घटता है। जी का मान घटता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भूतुल्यकाली उपग्रह का कक्षीय वेग कितना होता है? तो 4.1 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। सी नंबर उत्तर होगा। अगला है कि भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? 24 घंटा होता है। पृथ्वी और उपग्रह दोनों एक साथ। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का भार कितना हो जाएगा? पृथ्वी के केंद्र मतलब केंद्र पर जो है इसका 0 भार होता है। ठीक है। अगला देखेंगे, कृत्रिम उपग्रहों के उपयोग का उद्देश्य क्या होता है? तो मौसम की भविष्यवाणी, संचार और वायुमंडल के ऊपरी हिस्सों का अध्ययन कैसे हो। ये तीनों के तीनों हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि गुरुत्व बल का एसआई क्या होता है? तो न्यूटन होता है। एसआई मात्रक न्यूटन होता है। अगला है, पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार m है तो चंद्रमा पर इस वस्तु का भार क्या हो जाएगा? ये उत्तर आपको यहाँ पर पता लग जाएगा। 1/6 m हो जाएगा। ये आप जानते हैं, ऊपर भी आप पढ़ के आए हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्वतंत्र रूप से गिर रहे वस्तु का गुरुत्व त्वरण निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो इनमें से कोई भी नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भार मात्रक है? तो डाइन होता है। DYNE। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का चक्कर लगा रहे किसी उपग्रह के अंदर कौन व्यक्ति का भार है? तो व्यक्ति का भार क्या होता है? तो 0 होता है। यहाँ पर याद रखना है, बहुत बार क्वेश्चन पूछे हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का परिक्रमा कर रहे किसी उपग्रह पर रखे साधारण पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होगा? तो अनंत होगा। बी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक पृथ्वी की परिक्रमा के लिए छोड़े गए उपग्रह गति के लिए अपना ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करता है? तो इनमें से कोई भी नहीं है, सूर्य से करता है। यहाँ पर देखेंगे,
सूर्य से करता है, यहाँ पर सोलर पैनल तो है ही। सूर्य से करता है, सूर्य से करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि किसी वस्तु को कितना वेग से छोड़ने पर पृथ्वी वो जो है वापस पृथ्वी पर नहीं आता है, तो टोटल 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड से आप छोड़ देंगे तो ये पृथ्वी पर वापस नहीं आएगा। देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन कि उपग्रहों को उनकी कक्षा में किनकी मदद से छोड़ा जाता है, तो ये रॉकेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रॉकेट। आपको अभी इधर तो आपको पता होगा कि 14 तारीख को चंद्रयान 3 जो है गया है, कौन सा रॉकेट से गया है? तो LVM3M4 से ये गया है, ये आपको याद ही रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे कि पहला कृत्रिम उपग्रह जो है स्पुतनिक 1 को रूस ने कब छोड़ा था, तो ये छोड़ा था 4 अक्टूबर 1957 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है ऐसे टोटल 15 करोड़ किलोमीटर है, यहाँ पर लाख में भी दिया है तो 14 करोड़ 97 लाख है, तो 15 करोड़ आप बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य जो है ग्रह सूर्य के चारों ओर किस तरह की कक्षाओं में चक्कर लगाता है, तो आपको पता ही है कि दीर्घवृत्ताकार चक्कर लगाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर निम्न में से किस ने सबसे पहले कहा था कि सूर्य केंद्र में स्थित है और सभी ग्रह उनके उससे प्रेरित होकर घूम रहे हैं, तो ये कोपरनिकस से बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। अगला है सूर्य से निकट बुध जो है ग्रह बुध का परिक्रमण काल आवर्त काल कितना होता है? परिक्रमण आवर्त काल तो 88 दिन होता है। डी नंबर उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन केपरल के नियम अनुसार ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हुए समान अंतराल में क्या करता है? तो समान अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करता है। ई नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि पृथ्वी और सूर्य के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल कितना है? तो 5.5 गुने 10 पर पावर 27 न्यूटन एन। अगला आप देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन होगा कार्य और शक्ति का। यहाँ पर कार्य और शक्ति के क्वेश्चन में पहला प्रवेश कर रहे हैं हम यहाँ पर कि जब किसी पिंड को पृथ्वी के तल पर उठाया जाता है तो क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है कि जब चलती गाड़ी में बैठे आदमी क्या होते हैं? तो ये हो जाएगा गतिज और स्थितिज ऊर्जा दोनों होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि कोई पिंड किसी ऊंचाई से नीचे गिराया जाता है तो क्या होता है? तब पतन अवधि में उसकी ऊंचाई का रूपांतरण क्या होता है? स्थितिज और गतिज ऊर्जा दोनों में होता है। अगला है कमानीदार घड़ी में गतिज ऊर्जा क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा में बदलता है, मतलब होता है। अगला है क्वेश्चन कि किसी वस्तु के संवेग को तिगुना करने से उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाता है? तो 9 गुनी हो जाती है। तिगुना होगा तो ये 9 गुना हो जाएगा। अगला देखेंगे यहाँ पर कि संपीड़ित कमानी द्वारा धारित ऊर्जा क्या होता है? तो स्थितिज ऊर्जा होता है। अगला है पहाड़ पर रखे पत्थर में संचित ऊर्जा कैसा? तो ये होता है आपको स्थितिज ऊर्जा। अगला है कि शक्ति का मात्रक क्या होता है? तो शक्ति का मात्रक वाट होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे नंबर क्वेश्चन कि पृथ्वी तल से किसी पिंड की ऊंचाई दोगुनी कर दी जाती है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। यहाँ पर उत्तर 2 गुना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे कि कार्य तथा ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो जूल होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कार्य गुणनफल होता है, तो ये होता है बल और विस्थापन के। अगला क्वेश्चन है कमानी को ऐंठने पर उसमें जो है संचित ऊर्जा होती है तो क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा होती है। ए नंबर। अगला क्वेश्चन है कि चलती हुई रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति में क्या होता है? तो स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा दोनों होता है। अगला क्वेश्चन है उड़ते हुए हवाई जहाज में ऊर्जा होती है तो स्थितिज और गतिज ऊर्जा दोनों होती है। अगला क्वेश्चन है कि घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? तो धनात्मक होता है। अगला क्वेश्चन है कि संवेग में 40% की वृद्धि करने पर गतिज ऊर्जा में वृद्धि कितना हो जाएगा? संवेग में कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 96%। अगला क्वेश्चन है जब बल की दिशा विस्थापन की दिशा में लंबवत होती है तो गैर लंबवत होती है तो विस्थापन किया गया बल क्या हो जाता है? तो शून्य हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अभिकेंद्रित बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? तो शून्य होता है। देखिएगा 19 नंबर क्वेश्चन की यदि किसी वस्तु का संवेग 30% बढ़ता है तो उसकी गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा? तो 69% की ऊर्जा में वृद्धि होगी। अगला क्वेश्चन है कि 50 किलोग्राम की वस्तु को उठाने पर 4900 जूल ऊर्जा व्यय होती है तो उस वस्तु ऊपर उठाई गई
थी, मतलब कि वो वस्तु जो है कितना उठाया गया था ऊपर, ये पूछ रहा है। तो ये जो है 98 मीटर की ऊँचाई पर वो गया था, इसका यहाँ पर उत्तर देखेंगे होगा। 1 किलोग्राम की वस्तु की गतिज ऊर्जा 1 जूल तब होगी जब उसकी चाल क्या होगा, 1.4 मीटर पर सेकंड होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अपने सिर पर 25 किलोग्राम का अटैची उठाकर मनोहर प्लेटफ़ॉर्म पर चलता है, तो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध मनोहर द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? तो शून्य होता है। अगला यहाँ पर 20 ग्राम की एक गोली 10 मीटर पर सेकंड के वेग से बंदूक से छूटती है, तो गोली की गति ऊर्जा क्या हो जाएगा? तो ये 1 जूल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी गतिशील वस्तु का वेग आधा करने से उसकी गतिज ऊर्जा होती है, तो कैसा होता है? तो चौथाई होता है। अगला क्वेश्चन है कि यदि 2 मनुष्य 25 किलोग्राम वस्तु का वेग ब सॉरी किलोग्राम मात्रा की वस्तु को अलग-अलग 3 तथा 5 मीटरों में 30 मीटर की ऊंचाई पर ले जाता है, तो वस्तु पर किया गया कार्य क्या होता है? तो दोनों मनुष्यों द्वारा समान होंगे। अगला है कि छत पर दौड़ते हुए बालक का अंतरिक्ष में गतिशील रॉकेट में बैठे व्यक्ति में ऊर्जा क्या होता है? तो स्थितिज और गतिज ऊर्जा दोनों होते हैं। अगला है समान द्रव्यमान वाली दो वस्तुएं को एच तथा आर की ऊँचाइयों गया है, वो ऊँचाई पर गया है, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा का अनुपात क्या हो जाएगा? तो 1:2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि ऊपर उठाई गई हथौड़ी में क्या होता है? तो इसमें स्थितिज ऊर्जा होता है। ए नंबर इसमें उत्तर हो जाएगा। इसमें अगला क्वेश्चन देखेंगे, पटना के गोलघर पर मनोरंजन बैठा है, तो उसके पास क्या होता है? तो उसमें स्थितिज ऊर्जा है। अगला है, जब किसी वस्तु को पृथ्वी तल से ऊपर उठाया जाता है तो क्या होगा? तो स्थिति ऊर्जा बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 60 किलोग्राम भारी एक व्यक्ति 25 मीटर ऊँची सीढ़ी के ऊपर आधे मिनट में चढ़ता है, तो उस व्यक्ति का द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा? तो ये 15,000 जूल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 200 ग्राम की एक गेंद 2 मीटर की ऊंचाई से गिरती है, तो पृथ्वी तक पहुंचने में उसकी गतिज ऊर्जा होगी, तो कितना होगा? 3.92 जूल हो जाएगा। 3.92 जूल। अगला क्वेश्चन है कि बल और विस्थापन दोनों सदिश है, तो कार्य जो बल और विस्थापन का गुणनफल क्या हो जाएगा? तो ये अदिश हो जाएगा। अगला है जूल। जूल मतलब जे इसका मात्रक है, जूल का मात्रक क्या होता है? तो ये होता है कार्य और ऊर्जा दोनों होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि यदि किसी गतिशील वस्तु की चाल दोगुनी कर दी जाती है, तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होता है? चौगुनी हो जाती है। अगला क्वेश्चन है कि 30 केजी लोहे के गोले तथा 10.5 केजी एल्युमीनियम के गोले का व्यास बराबर है, तो दोनों गोला का किसी चट्टान के साथ गिराया गया है, तो पृथ्वी जब वह पृथ्वी से 10 मीटर ऊपर होगा तो क्या हो जाएगा? त्वरण समान होगा। 10 मीटर ऊपर होगा तो त्वरण दोनों का समान होगा। अगला देखेंगे, मुक्त रूप से पतनशील पिंड की ऊर्जा क्या होती है? तो अपरिवर्तित रहती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अब जो है ध्वनि से क्वेश्चन होगा, और ध्वनि आपका लास्ट चैप्टर है और हम जल्द ही इसको समाप्त करेंगे। ध्वनि मतलब कि प्रतिध्वनि का कारण क्या होता है? तो ध्वनि का आवर्तन होता है। अगला क्वेश्चन है कि सितार का तार खींचने से तार में क्या होता है? तो अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शीर्ष और समीप वाले गर्त के बीच होते हैं, तो क्या होता है? तरंगदैर्घ्य की आधी होती है। ए नंबर उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, एक तरंग की आवृत्ति 100 हर्ट्ज है, तो आवर्त का मान कितना हो जाएगा? तो ये 0.01 मीटर जो है इसका हो जाएगा। सेकंड होगा, 0.01 सेकंड होगा। ठीक है? अगला क्वेश्चन देखेंगे कि वायु में ध्वनि तरंगे होती हैं तो अनुदैर्घ्य होते हैं। अगला क्वेश्चन, आवृत्ति तथा आवर्तकाल का गुणनफल क्या होता है? तो ये होता है 1। अगला क्वेश्चन है कि आवृत्ति n तथा अनुदैर्घ्य a, तो तरंग की चाल भी दी जाती है, तो संबंध किससे हो जाएगा? v n a। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि सर्वयता के परास से कम आवृत्तियों के तरंग को क्या कहते हैं? तो अवश्रव्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सर्वयता के परास से अधिक आवृत्तियों के तरंगों को क्या कहते हैं? तो पराश्रव्य कहते हैं। अधिक होगा तो पराश्रव्य होगा। आवृत्ति का SI मात्रक क्या होता है? तो हर्ट्ज होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति 512 हर्ट्ज है, तो उसमें तथा तरंगदैर्घ्य 0.7 मीटर है, तो
ध्वनि का वेग कितना हो जाएगा? तो ध्वनि का वेग देखेंगे उत्तर में, तो ये 358.04 मीटर पर सेकंड इसका ध्वनि का वेग होगा। यहाँ पर देखेंगे कि एक शांत जलाशय में कागज़ की नाव प्रलवन कर रही है। जब यदि पत्थर का टुकड़ा फेंककर पानी में विक्षोभ उत्पन्न किया जाए तो क्या हो जाएगा? तो अपने स्थान पर आगे-पीछे करते रहेंगे। अगला क्वेश्चन है कि एक तरंग के आवर्तकाल 0.01 सेकंड है, तो तरंग की आवृत्ति कितना होगा? तो 100 हर्ट्ज होगा। ऊपर-नीचे क्वेश्चन बराबर ही है। हर्ट्ज का मात्रक क्या होता है? तो यहाँ पर आवृत्ति होगा। अगला क्वेश्चन है कि अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न होती है तो केवल ठोसों में होती है। अगला क्वेश्चन, वह तरंग जिसमें संपीड़न और विरलन है वो क्या कहलाता है? तो ये अनुदैर्ध्य तरंगें कहलाती हैं। 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति क्या होता है? पराशरब्द तरंग होता है। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि क्या है? तो ध्वनि एक यांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंग है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश है, तो प्रकाश अनियांत्रिक यांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंग होता है। बी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माध्यम की ज़रूरत नहीं होती है, किसमें नहीं होती है? प्रकाश के संचरण के लिए होती है, नहीं होती है, ध्वनि के लिए माध्यम की ज़रूरत होती है। अगला है कि ध्वनि के संचरण की दिशा में 10 मीटर दूर के 2 कण समान गत्यात्मक अवस्था में है, तो ध्वनि का तरंग कितना हो जाएगा? तो ध्वनि का तरंग देखेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा 10 एम, तो टोटल हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, इसमें 10 सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है? एकांक क्षेत्र फल से 1 सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो ध्वनि की तीव्रता कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, माध्यम के विरल होने पर ध्वनि की तीव्रता क्या होती है? तो घटती है, विरल होगा तो घटेगा। और अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर कि ध्वनि की चाल और चाल से अधिक चाल से चलती हुई वस्तु को क्या कहते हैं? तो अगर अधिक हो जाएगा ध्वनि से चाल से अधिक तो उसको पराध्वनिक वस्तु कहते हैं। पराघाती तरंग पैदा करता है तो ये पराश्रवी ध्वनि को पैदा करता है। अगला है कि 1 सेकंड में संपीड़न विरल के 1000 युग्म पैदा करने वाले ध्वनि स्रोत की आवृत्ति कैसी होती है? 1000 हर्ट्ज होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सबसे कम आवृत्ति की प्रसरप ध्वनि तरंगदैर्ध्य कितना? तो 1.65 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है कि प्रसरप तरंग के द्वारा हृदय की धड़कन का ग्राफ बनाने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो इकोकार्डियोग्राफी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, पित्ताशय तथा गुर्दे की पथरी का पता लगाने में जो है उपयोग किया जाता है, तो पराध्वनिक संसूचक का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि समान आयाम और समान आवृत्ति की 2 ध्वनि को भिन्न होने के कारण क्या होता है? तो तरंग स्वरूप होते हैं। अगला है कि ध्वनि बढ़ाने की से ध्वनि का त्वरत्व क्या होता है? तो बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है, सभागार में पर्दे टांगकर घटाया जाता है, तो ये अनुरणन काल होता है। यहाँ पर देखिएगा 39 नंबर क्वेश्चन कि ध्वनि के बहुल परिवर्तन का उपयोग होता है, तो मेगाफोन में होता है, कर्णतुरियों में होता है और लाउड स्पीकर में सभी जगह होते हैं, तो इस प्रकार से ये डी नंबर उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका टोटल जो चैप्टर का क्वेश्चन था हमने समाप्त कर दिया है। 9th क्लास आपका पूरा का पूरा सभी सेक्टर जो है समाप्त हो गए हैं। अब जो है अगला सेक्टर हम शुरू करेंगे, बहुत ही जल्द शुरू करेंगे और जो है हम कोशिश कर रहे हैं कि सभी समाप्त जल्द से जल्द हो जाए। चलिए मिलते हैं अगले चैप्टर में। बहुत-बहुत धन्यवाद। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं।